वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इस पे सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। आज से लगभग 350 मिलियन साल पहले, यानी डायनासोर के युग से भी पहले, पृथ्वी बिल्कुल अलग दिखती थी। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी अंतहीन उष्णकटिबंधीय दलदलों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और भारी नमी से भरी पड़ी थी। वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर इतना अधिक था कि एक चिंगारी भी पूरी पृथ्वी को जला के राख कर सकती थी। धरती का एक ऐसा समय जब इंसान तो दूर, डायनासोर भी नहीं थे। उस दुनिया में आकाश में बाज जितनी बड़ी ड्रैगन फ्लाई उड़ती थी, जमीन पर 8 फीट लंबे सेंटीपीड रेंगते थे और दलदल में ऐसे ऐसे बिच्छू घूमते थे जिसका डंक आपकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता था। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इस वीडियो में आप जानेंगे उस डरावनी दुनिया की पूरी कहानी जिसे देखकर शायद आज के इंसान भी कांप जाए। तो क्या आप अब भी इस खतरनाक सफर के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और फोन को डालो DND में, क्योंकि ये सफर आपके रोंगटे तो खड़े करेगा ही, साथ ही में आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा कि अगर आज ये सब स्थिति होती तो क्या हम बच पाते। लेकिन ये सब जानने से पहले वीडियो को कर दो अभी से लाइक और हमारे इस चैनल इंस्टाग्राम को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी कहानियां आप और कहीं नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस खतरनाक समय में। यह कार्बोनिफेरस काल था, एक ऐसा समय जब चारों ओर विशाल कीड़ों और दलदली उष्णकटिबंधीय जंगलों का राज था। इन जंगलों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया और वातावरण में बहुत अधिक ऑक्सीजन छोड़ी, इतनी अधिक कि इसका स्तर 35% तक पहुंच गया था, जो मनुष्यों के लिए सुरक्षित स्तर से 1.5 गुना अधिक था। इतनी अधिक ऑक्सीजन जीवित प्राणियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उस समय जो जीव विकास कर रहे थे, उनके लिए ये ऑक्सीजन ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत बन गया। लेकिन फिर भी स्थलीय जीवन पूरी तरह इसके लिए अनुकूलित नहीं था, क्योंकि इनका आकार जरूरत से भी ज्यादा विशाल हो चुका था। यानी यह विशाल सेंटीपीड्स, कई पैर वाले कीड़े का युग था, जो कार के जितने लंबे हो सकते थे। आसमान में ड्रैगन फ्लाई जैसी उड़ने वाली चीजें दिखती थीं, जिनका आकार आज के बाज के बराबर था, और दलदल में विशाल मकड़ियां और बिच्छू भी पाए जाते थे, जो एक छोटे कुत्ते के आकार के होते थे। अगर आप उस समय के कार्बोनिफेरस जंगलों में जाते तो पहला अनुभव आपको चक्कर और कमजोरी का होता। यह अत्यधिक ऑक्सीजन के कारण होता, जो इतनी प्रचुर मात्रा में थी कि एक छोटी सी चिंगारी भी गीले लकड़ी को जला सकती थी। जमीन की ओर देखेंगे तो आपके पैर दलदली मिट्टी में धंसते महसूस होंगे, और अगर ऊपर आसमान की ओर देखें तो आप पक्षियों जैसे जीवों को उड़ते हुए देखेंगे। उनके पंखों से आने वाली आवाज और वायु में कंपन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आसमान में उड़ रहे जीव प्राचीन तितलियों जैसे दिखते थे, जिन्हें पैलियोडिक्टियोप्टेरा कहा जाता था। इनकी पंखों की औसत लंबाई 16 इंच होती थी, जबकि कुछ 22 इंच तक के होते थे। ये आधुनिक उड़ने वाले कीड़ों से लगभग 10 गुना बड़े थे। पैलियोडिक्टियोप्टेरा के पंख बेहद जटिल और सुंदर जालीदार पैटर्न में सजे होते थे। इनके 2 जोड़ी पंख वाइब्रेंटली रंगीन होते थे, और इनके सिर के पास छोटे छोटे प्रोजेक्शन उभार थे, जो शायद उड़ान के दौरान स्थिरता बनाए रखने में मदद करते थे। इनके सिर पर एक लंबी नली होती थी, जिसका उपयोग ये पौधों के रस को पीने के लिए करते थे। लेकिन ये तितलियां पूरी तरह से हानि रहित थीं। ये सिर्फ पौधों के पोषक रस में रुचि रखती थीं और किसी को डराने की क्षमता नहीं रखती थीं। लेकिन जमीन पर एक ऐसा शिकारी भी था जो किसी भी प्राणी के लिए घातक साबित हो सकता था। यह पल्मोनोस्कॉर्पियस नाम का बिच्छू था, जो 2.5 फीट तक लंबा था। तुलना के लिए आज का सबसे बड़ा बिच्छू केवल 8 इंच तक का होता है। पल्मोनोस्कॉर्पियस के शरीर पर एक कठोर बाहरी कवच होता था, जो इसे अन्य शिकारियों से बचाता था। इसकी मजबूत और नुकीली कैंची बेहद शक्तिशाली थी, जो शिकार को पकड़ने और दबोचने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसके घुमावदार पूंछ के अंत में जहरीला डंक होता था, जो शिकार के लिए मौत का पैगाम होता। यह बिच्छू जमीन और पानी दोनों जगह शिकार करता था। छोटे आर्थ्रोपोड्स, घोंघे, उभयचर और सरीसृप इसके मुख्य शिकार थे। इसकी 2 जोड़ी आंखें
जो इसके सिर के आगे और किनारों पर थीं, इसकी देखने की क्षमता को और बेहतर बनाती थीं। अगर आप इसे देखते तो यह भी आपको आसानी से देख लेता। इसके शरीर पर मौजूद संवेदनशील रिसेप्टर्स इसे शिकार ढूंढने और रास्ता ढूंढने में मदद करते थे। दोस्तों, जमीन पर पल्मोनोस्कॉर्पियस जैसे खतरनाक जीवों के साथ साथ कार्बोनिफेरस काल के आकाश में भी खतरनाक शिकारी मौजूद थे। ये विशाल ड्रैगन फ्लाई थी जिन्हें मेगान्यूरा कहा जाता था। ये अब तक की सबसे बड़ी उड़ने वाली कीटों में से एक थी। मेगान्यूरा का आकार आज के बाज जितना था। इनके पंखों का फैलाव 2 फीट से 2.5 फीट तक होता था और शरीर की लंबाई लगभग 1.5 फीट तक हो सकती थी। ये 300 मिलियन साल पहले के आकाश की एपेक्स प्रीडेटर थी, यानी उस समय का सबसे बड़ा शिकारी। इनके विशाल कंपाउंड आंखें 360 डिग्री तक देख सकती थीं, जिससे ये अपने शिकार को आसमान के ऊपर और नीचे दोनों जगह से देख सकती थीं। इनके मजबूत नुकीले पैर अपने शिकार को पकड़ने और जकड़ने के लिए आदर्श थे। ये उड़ते हुए 2 तरह से शिकार करती थीं। पहला, ये एक ऊंची जगह पर बैठकर अपने शिकार के आने का इंतजार करती थीं, और दूसरा, ये हवा में तेजी से उड़ते हुए शिकार का पीछा करती थीं। मेगान्यूरा की तेज और चुस्त उड़ान इन्हें हवा में उत्कृष्ट शिकारी बनाती थी। ये बड़े बड़े मोड़ लेने में माहिर थीं और अपने शिकार का पीछा करते समय किसी भी बाधा को पार कर सकती थीं। ठीक उसी समय जमीन पर पल्मोनोस्कॉर्पियस जैसे माहिर शिकारी को भी एक और विशाल जीव चुनौती दे सकता था। ये जीव था आर्थ्रोप्ल्यूरा, जो अब तक का सबसे बड़ा मिलिपीड कई पैर वाला कीट था। आर्थ्रोप्ल्यूरा की लंबाई 8.5 फीट तक हो सकती थी और वजन 110 पाउंड तक पहुंच सकता था। इसकी तुलना आज के सबसे लंबे मिलिपीड 13 इंच लंबा से करें तो इसका आकार चौंकाने वाला था। इसके शरीर में 30 मजबूत बख्तरबंद खंड होते थे। प्रत्येक खंड लगभग 1.6 फीट चौड़ा होता था और इनके नीचे एक जोड़ी पैर होते थे। आर्थ्रोप्ल्यूरा के पास एक मजबूत बाहरी कवच था जो इसे शिकारियों से बचाता था। हालांकि इतने बड़े आकार के बावजूद यह मुख्य रूप से पौधों के सड़े गले हिस्सों और बीजों पर निर्भर रहता था। दोस्तों, इतना ही नहीं, उस समय दलदली जंगलों में एक और शिकारी छुपा रहता था जो छोटे उभयचरों और सरीसृपों का शिकार करता था। यह एक बड़ा सा समुद्री बिच्छू था जिसे मैघरैकनी कहा जाता था। यह पूरी तरह से मकड़ी जैसा दिखता था। हालांकि यह असल में मकड़ी नहीं बल्कि उसका दूर का रिश्तेदार था। मैघरैकनी की लंबाई लगभग 1.8 फीट तक थी और इसका शरीर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह स्वीप फीडिंग नामक तकनीक से भोजन कर सके। अपने चप्पू जैसे अंगों का उपयोग करते हुए यह दलदल और नदियों की नरम मिट्टी को खुरचता था और छोटे अकशेरुकी जीव जैसे कीड़े मकोड़े को पकड़कर खा जाता था। हालांकि मैघरैकनी जमीन पर भी शिकार कर सकता था। यह अक्सर जमीन के छोटे जानवरों जैसे उभयचरों और सरीसृपों पर हमला करता था, लेकिन ये जीव काफी तेज होते थे जिससे उनका शिकार करना मैघरैकनी के लिए कठिन हो जाता था। यह शिकारी अधिकतर नदी या दलदल में छिपा रहता था और जब कोई शिकार इसके पास आता तो यह अचानक हमला करता। मैघरैकनी के पूर्वज जैसे कि टेरगोथोस और जायंट हिपोप्टरस समुद्र में शिकार करने में कहीं अधिक सक्षम थे। टेरगोथोस लगभग 5.2 फीट लंबा था और इसका आकार एक औसत इंसान के कद के बराबर था। हिपोप्टरस का आकार इससे भी बड़ा था। इसकी लंबाई 6.6 फीट तक हो सकती थी। समुद्र के इन विशाल शिकारियों में सबसे बड़ा था जेलोपिटेरस, जो लगभग 7.5 से 8.5 फीट लंबा था। इसके पंजे 1.4 फीट लंबे और इतने शक्तिशाली थे कि यह आसानी से अपने शिकार को दबोच सकता था। कार्बोनिफेरस काल के विशाल जीवों के बीच ऐसे भी छोटे जीव थे जिन्हें देखने के लिए आपको शायद जमीन के करीब झुकना पड़ता। इन्हें ट्रिगोनोटार्बिड्स कहा जाता था, जो इतिहास के सबसे शुरुआती मकड़ी जैसे जीव थे। इनके शरीर की लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर 2 इंच तक हो सकती थी। ये पूरी तरह से भूमि पर रहने के लिए अनुकूलित थे और पानी पर निर्भर नहीं थे। ये छोटे कीड़े और कृमियों का शिकार करते थे। ट्रिगोनोटार्बिड्स ने उस समय के पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हें बख्तरबंद मकड़ियां भी कहा जाता था। कार्बोनिफेरस काल में सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं बल्कि पानी में भी कुछ अद्भुत जीव पाए जाते थे। उनमें से एक था लेपिडोकालस, जिसे एक्सकैलिबर वर्म कहा जाता था। यह नाम इसे इसके विशेष शरीर के लिए मिला जो पूरी तरह से कठोर और सुरक्षात्मक क्रिस्टल की प्लेटों से ढका होता था।
ये प्लेटें इसके शरीर पर इस तरह से फैली होती थीं जैसे कोई योद्धा कवच पहने हों। यह जीव केवल कुछ इंच लंबा होता था, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके अद्भुत कवच को समझा जा सकता था। अगर कोई शिकारी इसे पकड़ने की कोशिश करता तो यह खुद को गोल आकार में मोड़ लेता था। इसकी तेज क्रिस्टलीय किनारियां इसे और भी खतरनाक बना देती थीं। हालांकि इसका कवच इसे शिकारियों से बचाता था, लेकिन यह इसके चलने और भोजन खोजने की गति को धीमा कर देता था। यही कारण है कि यह जीव समय के साथ विलुप्त हो गया। कार्बोनिफेरस काल के अंत में उभयचर जीवों ने विविधता हासिल की और कई नए सरीसृप विकसित हुए। इनमें से कुछ जीव आज के मॉडर्न छिपकलियों जैसे थे और जमीन पर आसानी से रह सकते थे। इन उभयचरों ने एमनियोटिक अंडे विकसित किए जो हवा में सांस ले सकते थे। इसका मतलब था कि अब ये जीव पानी से दूर रह सकते थे और सूखी जगहों पर भी अंडे दे सकते थे। यह विकास स्थलीय जीवन के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। इस प्रकार कार्बोनिफेरस युग ने धीरे धीरे पर्मियन युग को रास्ता दिया, जो लगभग 300 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। पर्मियन युग के दौरान सभी महाद्वीप एक विशाल भूमि मास में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। यह एक ऐसा समय था जब पहले बड़े शाकाहारी और मांसाहारी जीव विकसित हुए। इनमें से कुछ जीव दिखने में डायनासोर जैसे लगते थे, लेकिन वास्तव में ये स्तनधारियों और सरीसृपों के पूर्वज थे, जिन्हें डिप्लोकॉलस, डायमेट्रोडॉन और गॉर्गोनॉप्सियन कहा गया। डिप्लोकॉलस 1 मीटर लंबा था और इसकी सिर की आकृति बूमरैंग जैसी थी। यह दिखने में किसी विशाल सलामंडर जैसा लगता था। डायमेट्रोडॉन यह लगभग 5 मीटर लंबा था और इसकी पीठ पर एक बड़ी पाल जैसी संरचना होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पाल इसके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती थी। और गॉर्गोनॉप्सियन ये विशाल भालू जैसे जीव थे और इनकी दांतों की संरचना बेहद खास थी। कुछ गॉर्गोनॉप्सियन शाकाहारी थे जबकि कुछ मांसाहारी थे। इनके समूह में इनोडोंट्स शामिल थे, जिनके नाम का अर्थ है कुत्ते जैसे दांत। इनके सामाजिक व्यवहार का प्रमाण भी मिलता है और माना जाता है कि ये समूह में शिकार करते थे। पर्मियन युग के दौरान समुद्रों में भी जीवन उफान पर था। मछलियों ने सच्चे हड्डी युक्त कंकाल विकसित किए। शार्क और रेस जैसे जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। स्पंज, प्रवाल और अमोनाइट जैसे जीव समुद्री जीवन का हिस्सा थे। 252 मिलियन साल पहले पर्मियन युग का अंत एक विशाल प्रलयकारी घटना के साथ हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना का कारण एक विशाल धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना था। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इससे निकली ऊर्जा 1 मिलियन से भी ज्यादा अधिक बड़ी थी, जितनी पिछली सदी के सबसे बड़े भूकंप से निकलती। साथ ही साइबेरिया और चीन में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे धूल और राख ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। 10 मीटर मोटी लावा की परत ने पूरे ग्रह को ढक दिया। इस दोहरी तबाही ने पृथ्वी पर द ग्रेट डाइंग को जन्म दिया। 90% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव इस घटना में नष्ट हो गए। पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना के बाद मेसोजोइक युग की शुरुआत हुई। यह युग 3 हिस्सों में बंटा था: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्राइसिक युग के दौरान पृथ्वी पर पैंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप था। यह ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका था और इसके चारों ओर एक विशाल महासागर पैंथालासा फैला हुआ था। दोस्तों, माना जाता है कि डायनासोर का विकास भी मध्य और अंतिम ट्राइसिक युग में शुरू हुआ। जब डायनासोर का नाम लिया जाता है तो हम विशाल और डरावने जीवों की कल्पना करते हैं, जैसे टायरेनोसोरस रेक्स। लेकिन शोध से पता चला है कि डायनासोर और उनके रिश्तेदार पैरासोर्स बेहद छोटे जीवों से विकसित हुए। कोनोथोफोन केली, यह छोटा जीव 237 मिलियन साल पहले मेडागास्कर में रहता था। इसकी ऊंचाई केवल 10 सेंटीमीटर थी। यह कीड़ों पर निर्भर था और मांसाहारी रिश्तेदारों से प्रतियोगिता करने से बचता था। इसके दांत और त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छोटे रोएं ये दर्शाते हैं कि यह कठोर जलवायु के अनुकूल था। ट्राइसिक युग में छोटे डायनासोरों की यह मिनी क्रांति उनके अस्तित्व का आधार बनी। यूरैप्टर, यह ट्राइसिक युग के शुरुआती डायनासोरों में से एक था। इसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर थी और यह 11 किलो का था। इसके लंबे पैर इसे तेज दौड़ने में सक्षम बनाते थे। हेरासोरस, यह यूरैप्टर से अधिक विकसित था। इसकी लंबाई 3 से 6 मीटर तक हो सकती थी और यह मांसाहारी था। इसके निचले जबड़े में
एक खास जोड़ था जो इसे शिकार पकड़ने में मदद करता था। स्टोरिकोसॉरस, यह लगभग 2 मीटर लंबा शिकारी डायनासोर था। इसके ऊपरी और निचले जबड़ों में 13-14 तेज दांत होते थे। इसके छोटे लेकिन तेज पंजे और लंबे पैर इसे तेज गति से दौड़ने में सक्षम बनाते थे। ट्राइसिक युग के अंत तक पहले शाकाहारी डायनासोर भी विकसित हुए। पिसानोसॉरस नामक डायनासोर 1 मीटर लंबा था और इसका वजन 2 से 9 किलो तक होता था। इसके दांत पौधों को पीसने के लिए बिल्कुल अनुकूल थे। ट्राइसिक युग के अंत के बाद जुरासिक युग की शुरुआत हुई। पृथ्वी का जलवायु गर्म, नम और उपोष्ण कटिबंधीय हो गया। यह काल हरे भरे जंगलों और विशाल डायनासोरों के लिए एक आदर्श समय था। इस समय पैंजिया का टूटना तेजी से हुआ। उत्तरी हिस्सा लोरेशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में विभाजित हो गया। दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में विभाजित हुआ। नए समुद्र बने और समुद्री जल स्तर बढ़ गया, जिससे हरियाली और विविधता में वृद्धि हुई। जुरासिक महासागरों में विशाल समुद्री सरीसृप जैसे प्लेसियोसोरस और इस्थियोसोरस राज करते थे। उनके साथ शार्क, किरणें, अमोनाइट्स, स्पंज और कोरल भी प्रचुर मात्रा में थे। प्रवाल भित्तियां तेजी से फैलीं और सूक्ष्म प्लवक ने महासागरों को पोषण से भर दिया। जुरासिक युग में आर्कियोप्टेरिक्स जैसे पक्षियों ने उड़ान भरी, जो छोटे मांसाहारी डायनासोर से विकसित हुए थे। इनके साथ प्टेरोसोरस नामक उड़ने वाले सरीसृप भी आसमान में मंडराते थे। ये 2 प्रकार के थे। ब्रैकियोसोरस, ये 16 मीटर ऊंचा, 26 मीटर लंबा और लगभग 25 टन वजनी था। यह विशाल पेड़ों की पत्तियां खाता था। और डिप्लोडोकस, ये 27 मीटर लंबा और 30 से 50 टन वजनी था। इसकी लंबी गर्दन और पूंछ इसे और भी खास बनाती थी। जुरासिक युग का सबसे बड़ा शिकारी एलोसोरस था। यह 7 से 12 मीटर लंबा और लगभग 2 टन वजनी था। इसके ऊपरी और निचले जबड़े में 16 तेज दांत थे और यह 34 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। स्टेगोसॉरस जैसे शाकाहारी डायनासोर अपने आप को बचाने के लिए कांटेदार पूंछ का इस्तेमाल करते थे। उनकी कांटेदार पूंछ से हुए घाव एलोसोरस जैसे शिकारियों के लिए घातक साबित हो सकते थे। जुरासिक युग के बाद क्रेटेशियस युग आया, जो डायनासोरों के लिए सबसे उन्नत और विविध समय था। इस युग में महाद्वीप और अधिक विभाजित हो गए, जिससे विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर आर्जेंटिनोसोरस था। यह अब तक का सबसे बड़ा भूमि प्राणी माना जाता है। इसकी लंबाई 30 से 40 मीटर और वजन 50 से 100 टन तक हो सकता था। यह टाइटनोसौर परिवार का सदस्य था और शाकाहारी था। अजीब दिखने वाले डायनासोर पचाइसफेलोसोरस बोन हेडेड डायनासोर, इनका सिर मोटे और मजबूत हड्डी से ढका होता था। सिर पर सींग और खोपड़ी की संरचना का उपयोग रक्षा और साथी को प्रभावित करने के लिए होता था। भयानक शिकारी टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स, यह 12.5 मीटर लंबा और 8 से 10 टन वजनी हो सकता था। इसकी दांतों में सड़े हुए मांस के टुकड़े फंसे रहते थे, जिससे इसका काटना जानलेवा बन जाता था। इसका जबड़ा 1500 से 5000 पाउंड प्रति वर्ग इंच की शक्ति से काट सकता था। स्पिनोसोरस, यह 10 टन वजन वाला उत्तरी अफ्रीका का विशाल शिकारी था। यह पानी और जमीन दोनों जगहों पर शिकार कर सकता था। गिगैनोटोसोरस, यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था और टी-रेक्स जितना ही घातक था। डायनासोर के कवचधारी योद्धा ट्राइसेराटॉप्स, इसका नाम 3 सींग वाला चेहरा है। यह 9 मीटर लंबा और 6 से 13 टन वजनी था। इसके 800 दांत इसे कठोर पौधों को चबाने में सक्षम बनाते थे। एंकिलोसोरस, इसका शरीर मजबूत हड्डी के प्लेटों से ढका हुआ था। इसकी पूंछ के अंत में एक भारी गदा जैसा हथियार था, जो शिकारी से बचाव के लिए इस्तेमाल होता था। बत्तख जैसे चोंच वाले डायनासोर, क्रेटेशियस युग में हेड्रोसोरस जैसे डायनासोर विकसित हुए, जो शाकाहारी थे। इनकी चोंच पौधों को काटने और चबाने के लिए अनुकूल थी। क्रेटेशियस युग के दौरान डायनासोरों की 700 से अधिक प्रजातियां विकसित हुईं। इनमें से कई प्रजातियां उन क्षेत्रों में रहती थीं जो अब ठंडी जलवायु में हैं। नानुकसोरस, यह मिनी टी-रेक्स के जैसा था और केवल 6 मीटर लंबा था। यह ठंडे अंटार्कटिक क्षेत्रों में रहता था और इसके शरीर पर पंखों जैसी संरचना थी, जो इसे सर्दियों से बचाती थी। लिएलनासा,
यह छोटा शाकाहारी डायनासोर था जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता था। यह अत्यधिक ठंडी और अंधेरी परिस्थितियों में जीवित रह सकता था। डायनासोरों का अंत क्रिटेशियस युग के अंत में 66 मिलियन साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। इसने वातावरण में धूल और राख फैला दी, जिससे सूरज की रोशनी बंद हो गई। परिणाम स्वरूप डायनासोर सहित 75% जीव विलुप्त हो गए। डायनासोरों ने पृथ्वी पर लगभग 165 मिलियन वर्षों तक राज किया। यह उन्हें पृथ्वी पर सबसे सफल कशेरुकी जीवों में से एक बनाता है। आज पक्षियों और मगरमच्छ जैसे जीव उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने डायनासोरों के बारे में कई चौंकाने वाली खोजें की हैं, जिसमें कई डायनासोर पंखों से ढके हुए थे और कुछ डायनासोरों के समूहों में रहने और शिकार करने के प्रमाण मिले हैं। डायनासोर का इतिहास हमें यह सिखाता है कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलनशीलता के साथ विकसित हो सकता है। भले ही उनका समय समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कहानी और प्रभाव आज भी विज्ञान और कल्पना का हिस्सा बने हुए हैं। उनका काल खत्म हुआ, लेकिन इसके जीव अगले युग के लिए रास्ता बना गए। 350 मिलियन साल पहले की यह कहानी हमारे इतिहास का वो अध्याय है जो यह दिखाती है कि कैसे पृथ्वी ने हर स्थिति में जीवन को विकसित किया। क्या आप जानते हैं कि इन जीवों के बिना आज की दुनिया कैसी होती? शायद हम भी यहां ना होते। लेकिन क्या इनका लौटना संभव है? हमें कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह सफर रोमांचक लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो तक देखते रहिए और सीखते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।